गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आज हम लोग पाठ 6 पढ़ेंगे भूगोल का। और पाठ 6 में क्या पढ़ना है हम लोगों को? मैन एनवायरनमेंट। ठीक है, मनुष्य और वातावरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मनुष्य और वातावरण में क्या संपर्क है? तुम लोग जानते हो कि मनुष्य किसकी देन है? प्रकृति की देन है। और मनुष्य प्रकृति में रहता है और रहते रहते मनुष्य ने क्या समझ लिया है? प्रकृति को अपना समझ लिया है। ठीक है, और मनुष्य प्रकृति में हावी होने लगा है। हाँ, और मनुष्य क्या करता है? बहुत ज्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ भी करता है। ठीक है, और इसका मार क्या है? प्रकृति को झेलना पड़ता है, मनुष्य को झेलना पड़ता है। तो मनुष्य और प्रकृति दोनों में हमेशा ना टसल चलता है, वो फाइटिंग चलती है कि कौन बड़ा है, मनुष्य बड़ा है कि प्रकृति बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि मनुष्य जितना भी हो प्रकृति की देन है, और हमेशा कितना भी मनुष्य कोशिश करे प्रकृति पर हावी होने का, लेकिन मनुष्य प्रकृति पर हावी नहीं हो पाता है। और इसी के बारे में हम लोग आज के इस पाठ में देखेंगे। इस पाठ में हम लोग जनरली पढ़ेंगे, देखो प्राकृतिक आपदा क्या है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा मतलब जो हैजार्ड और डिजास्टर होते हैं उसके बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब जब प्रकृति मनुष्य पर कहर ढाता है, प्रकृति अपना प्रकोप दिखाता है, तो वो क्या बन के सामने आता है? प्राकृतिक आपदा का रूप लेता है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा क्या है? तो मानव एवं जीव जगत पर दुष्प्रभाव डालने वाले या हानिकारक प्रभाव डालने वाले जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा माने क्या हो गया? मनुष्य या जीव जगत पर जो हानिकारक प्रभाव डालता है, वैसे प्राकृतिक परिवर्तनों को हम लोग प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे बाढ़ आ गई, या कहीं पे भूकंप हो गया, या कहीं पे सूखा पड़ गया, या चक्रवात आ गया। ठीक है, तो अभी एक हाल ही में आप लोगों की प्राकृतिक आपदा चल रही है ना, क्या नाम है उसका? सारे लोग जानते हो, जिसके डर से सारे लोग दुबक के घर में बैठे हैं। क्या है वो? कोरोना, है ना। यह भी एक तरह की प्राकृतिक आपदा है, जिसके चलते बहुत ज्यादा धन जन की क्षति हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब देखो प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक संकट ये दोनों बहुत मिलता जुलता शब्द है ना। माने आम आदमी के लिए दोनों ही एक ही जैसा शब्द है, लेकिन चूंकि हम लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है जो हम लोगों को समझ लेना है। प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक संकट। प्राकृतिक आपदा पहला अंतर क्या है? बहुत तेज गति से होती है, जैसे मान लो कि बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया कहीं। और प्राकृतिक संकट क्या है? धीमी गति से होती है। ठीक है, इसकी गति बहुत धीमी है। प्राकृतिक आपदा का प्रभाव क्या है? तात्कालिक होता है, तुरंत इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन प्राकृतिक संकट का इफेक्ट जो है वो स्थायी होता है, लंबे समय तक देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण देके मैं स्पष्ट करूं, जैसे कोरोना महामारी हो गई या बाढ़, ये सब किसमें आया? प्राकृतिक आपदा। या कहीं पर मान लो कि युद्ध छिड़ गया, सूखा पड़ गया, फॉरेस्ट फायर, या दावानल लग गया, जंगल में आग लग गई, ये सब क्या है? तुरंत इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन प्राकृतिक संकट, जैसे मान लो कि पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हो रहा है, या भूमंडलीय उष्मीकरण हो रहा है। भूमंडलीय उष्मीकरण मतलब क्या? पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं। तो इसका इफेक्ट हमें बहुत जल्दी नहीं दिखेगा और इसको होने में भी काफी समय लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक संकट में क्या अंतर है। इसके बाद हम लोग एक एक करके प्राकृतिक आपदाओं को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, या और जिनके बारे में आप लोग सभी जानते हो। ठीक है, तो पहला जो प्राकृतिक आपदा है वो है बाढ़। तो सबसे पहला है कि बाढ़ क्या है? तो नदी का पानी जब उफन कर अगल बगल के मैदानी भागों में फैल जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। नदी के दोनों किनारे तुम लोग देखे हो, कभी ध्यान दिए हो
नदी का दोनों किनारा क्या होता है, उठा हुआ होता है। मान लो जैसे इस तरह से यहाँ बीच से नदी बह रही है और नदी का दोनों किनारा क्या होता है, उठा हुआ होता है। तुम लोग कभी भी घाट पे गए हो, देखे हो ना, स्लोपिंग होता है, स्लोप में माने ढलान होती है, इस तरह से ढलान में जाते हो, ठीक है। तो जो साइड में उठा हुआ भाग होता है उसको इंग्लिश में नेचुरल लीवी और हिंदी में प्राकृतिक तटबांध कहते हैं, ठीक है। मतलब नदी का पानी को उस तट के किनारे बांध के रखा गया है, उसके अंदर ही उसका पानी रहता है, बाहर निकल के नहीं आता है। लेकिन बाढ़ के समय जब पानी बढ़ जाता है और नदी का पानी उस तटबांध को क्रॉस करके चारों ओर फैल जाती है तो उसको हम लोग बाढ़ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एकाएक बांध टूटने से भी बाढ़ आती है और बहुत बड़ा विनाश मच जाता है। बांध क्या है, नदी के पानी को कंट्रोल करने के लिए बांध बनाया जाता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होने लगता है तब क्या होता है, बांध भी टूट जाती है ना। या कभी कभी क्या होता है ना, बांध का गेट ज्यादा खोल देने पर भी बाढ़ आ जाती है, बांध टूटने पर भी बाढ़ आती है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि बाढ़ आने का क्या कारण है। आप लोग बच्चों जो भी मैं बता रही हूँ सारे पॉइंट वाइज लिखोगे। जैसे बाढ़ आने के क्या कारण है, लगातार वर्षा हो सकती है एक पहला कारण बाढ़ आने का, कि लगातार वर्षा होने से नदी का जल बढ़ जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, नदियों में हिम के पिघलने से, ठीक है, हिम के पिघलने से क्या होता है, नदियों में पर्वतों पर जो जमा हुआ बर्फ है वो जब पिघलता है तो नदियों में ज्यादा पानी आ जाता है, जिसके चलते भी बाढ़ आ सकती है। अच्छा, और क्या है, ये कुछ कारण हो सकते हैं कि नदियों में बाढ़ आने का। अच्छा, और एक कारण हो सकता है कि बांध का जो गेट होता है उसको अगर रेस्ट्रिक्टेड माने अनरेस्ट्रिक्टेड वे में, माने उसको बिना देख रेख का अगर ज्यादा खोल दिया जाए तो भी क्या होती है, बाढ़ आ सकती है। फिर कैसे बाढ़ आ सकती है, नदी के मुहाने के अतिरिक्त भी तटीय क्षेत्रों में समुद्री लहरें दूर दूर तक फैलकर बाढ़ ला सकती हैं, ठीक है। माने समुद्री जल माने तटीय क्षेत्र में दूर दूर तक जब फैल जाती है तो उसको जलमग्न बना देती हैं। वनों का आंखों मूंद कर काटना भी पर्वतीय नदियों के बाढ़ का प्रमुख कारण है। वन काट देंगे तो क्या होगा, मिट्टी पानी सब बह के चली जाएगी, और इससे भी जो है बाढ़ आने का ये प्रमुख कारण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रभावित क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र जो है बाढ़ से प्रभावित है। ये हम लोग कहाँ का देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे भारत में। भारत में कौन कौन से क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित हैं, ठीक है। तो भारत में पहला क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है जिसमें तुम लोग जानते हो कि जो भी बड़ी बड़ी नदियां जहां पर बहती हैं और उन नदियों का जो कोर्स है, जो माने मैदानी भाग है, उसमें जो है हमेशा बाढ़ आने की एक प्रवणता रहती है। जैसे पहला हम लेते हैं पॉइंट, पंजाब हरियाणा में सतलज, व्यास और यमुना नदी तथा हिमालय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से बाढ़ आती है। सेकंड में उत्तर प्रदेश बिहार में यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक नदियों में बाढ़ आती है। थर्ड में असम और सीमावर्ती क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आती है। इस साल भी आप लोगों ने टीवी में देखा है कि असम में बाढ़ की क्या दशा है। चौथा है पश्चिम बंगाल में उत्तर बंगाल की नदियां जैसे जलढाका, तीस्ता, तोरशा, इन नदियों में बाढ़ आती है। अच्छा, उड़ीसा में महानदी एवं बंगाल की खाड़ी के चक्रवात जो साइक्लोन वगैरह आते हैं ना, उसके चलते भी बाढ़ आती है। इस साल क्या आया था, बोलो, सबको याद है, आम्फान, है ना। अच्छा, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट और तमिलनाडु के उत्तरी तट पर गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा एवं समुद्री तूफान से बाढ़ आती है। तो ये कुछ प्रमुख इलाके हैं जहां पर हर साल बाढ़ों का एक खतरा बनता है। पिछले साल केरल में भी बाढ़ आई थी, कावेरी नदी से
केरल में भी बाढ़ की बहुत समस्या बनी थी। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे परिणाम, बाढ़ आने का क्या परिणाम है। तो बाढ़ आने से लाभ तो कोई खास होता नहीं है, हानि ही होती है, धन जन की हानि होती है। ठीक है, हम लोगों का जो फसल है, फसलें बर्बाद हो जाती है, घर ढह जाते हैं, पशुएं बह के चली जाती हैं, पशुओं को चारे का अभाव हो जाता है, सड़क रेल मार्ग सारे ध्वस्त हो जाते हैं, पुल टूट जाते हैं। बाढ़ के बाद बहुत सारी बीमारियां जैसे कॉलेरा यानी हैजा, ठीक है, और तरह तरह की बीमारियां जो है फैल जाती है। उपजाऊ मिट्टी बर्बाद हो जाती है, बह के चली जाती है। कई स्थानों पर बालू जमा हो जाता है जिससे कि उपजाऊ मिट्टी बेकार हो जाती है। तो मैं जो पॉइंट्स डिस्कस की इसको क्या करना है, आप लोगों को पॉइंट वाइज लिख लेना है। तो अब हम लोग और एक चीज देख सकते हैं कि बाढ़ को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिखा नहीं है, लेकिन हमेशा कोई भी चीज जो बर्बादी लाती है उसके रोकथाम के लिए भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। तो आप लोग इस पॉइंट्स को इसमें ऐड कर दीजिए कि कैसे हम लोग बाढ़ का रोकथाम कर सकते हैं या बाढ़ से बच सकते हैं। सबसे पहली बात, बाढ़ से बचने के लिए नदियों पे बांध बनाना चाहिए। ठीक है, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। हाँ, और क्या है कि पानी के लेवल को मॉनिटरिंग करना चाहिए। जब देखा जाए कि नदी जो है बाढ़ की माने जो सीमा है, खतरे की सीमा से ऊपर बह रही है, उसी समय गांवों को या लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। ठीक है, फिर और एक कारण है ना बाढ़ आने का, हम लोग जत्र तत्र कूड़ा कचरा गंदगी प्लास्टिक फेंकते रहते हैं। प्लास्टिक जो इधर उधर फेंकते हैं उससे क्या होता है, हमारी जो ड्रेनेज व्यवस्था है वो पूरी तरह से ठप हो जाती है और जो है नालियां ओवरफ्लो करती हैं। हाँ, और क्या होता है, आसपास के इलाके जलमग्न होते हैं। जलमग्न भी तो एक बाढ़ का माने जलमग्न होना भी तो बाढ़ है। ठीक है, तो लोकल हमारे एरिया में, शहरी क्षेत्र में यह भी एक कारण होता है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आपदा हम लोग जो देखेंगे वो है सूखा। सूखा क्या है, तो सूखा का बहुत सारा डेफिनेशन है। सूखा क्या है, सूखा नाम से तुम लोग मौसम विज्ञान के अनुसार, कृषि विज्ञान के अनुसार, जल विज्ञान के अनुसार, तीनों विज्ञान के अनुसार अलग अलग डेफिनेशन है। तो मौसम विज्ञान के अनुसार सूखे की परिभाषा क्या है कि लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा और इसका सामयिक तथा स्थानीय वितरण असंतुलित होने को सूखा कहते हैं। मतलब लंबे समय तक अगर कम वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानीय वितरण अगर असंतुलित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। ठीक है, कृषि, इसको लिख लोगे, कृषि विज्ञान को कृषि कार्य को ध्यान में रखकर इसका जो परिभाषा दी गई है वो सूखे की, वो क्या है कि मिट्टी में आर्द्रता की कमी, माने मिट्टी में नमी की कमी अगर इस स्तर तक हो जाए कि फसलें मुरझा जाए और 30% से भी कम खेतों में सिंचाई ना हो तो उसे सूखा माना जाता है। समझ में आया, फसलें अगर मुरझा जाए और 30% से कम खेतों में सिंचाई न हो पाए तो उसे सूखा माना जाता है। जल विज्ञान के अनुसार जल ग्रहण क्षेत्र, जलाशय और झीलों में जल का स्तर वर्षा होने के बाद भी नीचे गिर जाए तो उसको सूखा कहते हैं। वर्षा होने के बाद भी अगर जलस्तर, झीलों का जलस्तर नीचे गिर जाए तो उसको क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और पारिस्थितिकी तंत्र में जल की इतनी कमी हो जाए कि उत्पादकता घट जाए और इसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव उत्पन्न हो जाए या तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसे पारिस्थितिक सूखा कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम में जो सूखा होता है। अच्छा, अब क्या है सबसे बड़ा कारण, सूखे का क्या कारण है, तो सबसे बड़ा कारण सूखे का है वर्षा का अभाव। कुछ भी कारण हो, वर्षा का अभाव ही सूखे का मुख्य कारण है। ठीक है,
अच्छा, अब हम लोग प्रभावित क्षेत्र देखेंगे। प्रभावित क्षेत्र को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। सबसे अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र, अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र और मध्यम सूखाग्रस्त क्षेत्र। तो सबसे अधिक सूखाग्रसित क्षेत्र में राजस्थान में अरावली क्षेत्र और गुजरात में जो कच्छ क्षेत्र है वो आता है। ठीक है। अधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का केंद्रीय भाग, कर्नाटक का पठारी भाग, उत्तरी तमिलनाडु, उड़ीसा और झारखंड का केंद्रीय भाग आता है। और यहाँ पर सूखा क्यों पड़ता है भाई? यहाँ पर क्या है, धरातल जो है असमान है और यहाँ पर नहरों द्वारा इसलिए सिंचाई नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्या होता है, पौधे मुरझा जाते हैं। ठीक है। तो ये एक कारण है यहाँ पे सूखा पड़ने का। मध्यम सूखाग्रस्त क्षेत्र में उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, कच्छ को छोड़कर गुजरात का पूरा भाग और कोंकण को छोड़ करके पूरा महाराष्ट्र इसमें आता है। अब हम लोग परिणाम देख लें। सूखे का क्या परिणाम है? क्या परिणाम है आप लोग सब बता पाओगे कि सूखा पड़ेगा तो भाई उत्पादन क्या होगा, कम होगा। फसलों को पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो उत्पादन कम होगा। जैसे आप लोग हैं, आप लोग को भोजन नहीं मिलेगा तो आप लोग पढ़ाई करोगे, नहीं पढ़ोगे, मन नहीं लगाओगे। उसी तरह से फसल को अगर पानी नहीं मिलेगा तो फसल क्या होगा, उत्पादन कम होगा। फिर जल स्तर, तो पहला है कि खाद्यान्न की कमी हो जाती है। दूसरा है मवेशियों के लिए, मतलब गाय, भेड़, बकरी जो है, इन लोगों के लिए चारे और पीने के जल का अभाव हो जाता है। तीसरा जो हानि है या परिणाम है वो है सूखा से भूजल स्तर नीचे चला जाता है, प्राकृतिक जलाशय सूख जाता है, जल का अकाल पड़ जाता है। चौथा है कि सूखा प्रभावित क्षेत्र में मानव प्रवास, पशुपालन और पशुओं की मृत्यु सामान्य घटनाएं हैं। पशुएं मर जाते हैं। मानव प्रवास मतलब मनुष्य उस सूखे जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। तुम लोग पिक्चर वगैरह में देखते हो ना, गाँव में बारिश नहीं हो रही है, खेत सूख रहे हैं, तो किसान जो है अपना बैलगाड़ी और माथे पे पोटली वगैरह ले करके वो लोग गाँव छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं। हिंदी पिक्चर ये सब में दिखाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मानव प्रवास। अच्छा, और क्या होता है, जल के अभाव में लोग दूषित जल का प्रयोग करते हैं और मानव और पशु पक्षी दोनों क्या हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा देख लें कि सूखे से बचने का क्या उपाय है। उपाय को मैं 2 भाग में बांटी हूं, एक तात्कालिक रूप से और एक दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत। ठीक है। तो तात्कालिक रूप में क्या है कि पेयजल की आपूर्ति बाहर के क्षेत्र से किया जाना चाहिए। जैसे आपके यहाँ जब पेयजल नहीं मिलता है तो देखते हो म्यूनिसिपालिटी का टैंकर आता है पानी लेकर के, इस तरह से पेयजल की आपूर्ति बाहर से होनी चाहिए। पशु चारे का प्रबंध किया जाना चाहिए। अधिक कठिन परिस्थितियों में मवेशियों की व्यवस्था दूसरी जगह होना चाहिए कि भाई उसको वहां से ले जाके दूसरी जगह जहाँ पानी है वहां उनको रखा जाए। और आपदा प्रबंधन कोष माने भारत सरकार की, हर सरकार की, राज्य सरकार की क्या होती है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेल होता है। हाँ, स्टोरेज होता है, गोडाउन होता है फूड कॉर्पोरेशन का। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, अनाज स्टोर रहता है कि अगर कभी खाद्यान्न का संकट हो गया तो वहां से खाद्यान्न दिया जाएगा। जैसे अभी कोरोना स्थिति में भी सबको राशन दिया गया, एफसीआई के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन से जो है सबके लिए धान, गेहूं मतलब चावल और गेहूं उपलब्ध कराया गया। अच्छा, दीर्घकालिक क्या योजना हो सकती है कि भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना चाहिए। ठीक है। नलकूप से खींचकर सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना चाहिए, माने वर्षा जल संचयन, वर्षा का जल जो चला जाता है इधर उधर, ठीक है, उसको कैसे हम लोग यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, उसी को कहते हैं वर्षा जल संचयन। आप लोग इसको लिखोगे परिभाषा में कि मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वर्षा जल संचयन, इंग्लिश में कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संचयन क्या है?
वर्षा के पानी को बह के जाने से रोक कर उस पानी से अगर हम लोग कोई कुछ महत्वपूर्ण काम में अगर उसका उपयोग में ला सके तो उसको हम लोग वर्षा जल संचयन कहते हैं। जैसे अगर हम लोग हाईवे के किनारे छोटी छोटी नालियां बनाकर और वहां टैंक्स बना दे, छोटे छोटे तालाब खोद करके रख दे, तो पानी क्या होगी, रोड से बह करके, तुम लोग सारे लोग जानते हो कि रोड क्या होता है, आसपास के इलाके से ऊंचा होता है, तो वो पानी जो है जाकर के वहां पे स्टोर होगा, ठीक है, और उस पानी का उपयोग हम लोग बाद में कर पाएंगे। तो ये भी एक वर्षा जल का संचयन हुआ। हमारे छत पे जो पानी गिरता है रेन पाइप से जाकर के वेस्ट हो जाता है, अगर हम रेन पाइप को हमारे एक नीचे अंडरग्राउंड हौदा बना दे और उस रेन पाइप को वहां से जोड़ दे, तो वर्षा का पानी जाकर के क्या होगा, वो नीचे अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर होगा और बाद में हम उस पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस तरह से हम लोग वर्षा का जल भी उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, दीर्घकालीन योजना में माने पेड़ वन लगाने चाहिए, ठीक है, पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। तो ये सब कुछ उपाय है जिससे हम लोग सूखे को रोक सकते हैं, सूखे में कमी ला सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 2 आपदा के बारे में पढ़े और हम लोग जाने कि प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा में क्या अंतर है। हमारे अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ अलग आपदाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। सारे बच्चे स्वस्थ रहना, घर पे रहना, ठीक है। और तुम लोग सब लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर जो नहीं किए हो करके रखो। इसमें जो भी अपडेट आएगा, जो भी पाठ का मैं बनाऊंगी, तुम लोगों को टाइम टू टाइम पता चल जाएगा, जिससे तुम लोग आगे की पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन। घर पे रहना, स्वस्थ रहना।